Hello everyone, welcome back to SGSH publication. Today we are having Monica Sharma ma'am with us and she is the published author of Ye Ghutan book. Ma'am, first of all, I just want to say, how are you? I'm absolutely fine, Divya. Thank you, ma'am. And your book name is very unique. आपका जो किताब का नाम है ये घुटन, उसमें किस बारे जी। में बताया गया है और आपने वही नाम क्यों रखा? अ, दिव्या, एक जो लेखक है, जो उसका दायरा है, समाज है, उसमें से बहुत कुछ देखता है, और जब वो देखता है तो उस चीज को महसूस करता है, संवेदना उसकी जागृत हो जाती है। तो ये घुटन, अगर हम घुटन को वैसे देखें तो घुटन एक ऐसी स्थिति है जब आप सांस नहीं ले पाते, आप छटपटाते हो, आप उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसी तरह जैसे हम अपने जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में जी रहे हैं, हमारे साथ ऐसी परिस्थितियां कई बार हो जाती हैं कि जो ना चाहते हुए भी हम उनसे निकल नहीं पाते। तो ये जो किताब है, ये बेसिकली महिलाओं के ऊपर है कि महिलाएं जो हैं वो किस तरह से आज के आधुनिक युग में भी प्रताड़ित हो रही हैं। यौन शोषण उनके साथ हो रहा है, लिंग भेदभाव हो रहा है, पारिवारिक हिंसा हो रही है, लेकिन एक छटपटाहट है, वो उसमें से फिर भी बाहर नहीं आ पा रही है। तो ये जो घुटन है, कहीं ना कहीं उस औरत को तोड़ के रख देती है। वो उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन वो निकल नहीं पाती है। वो कई रिश्तों में बंधी हुई है, और उसको परिवार में रहना है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है ना। कई बार उसे हालातों के हिसाब से बदलना पड़ता है, कभी हालातों के हिसाब से ढलना पड़ता है, कभी अपनी बात मनवानी पड़ती है। लेकिन जब ये सारा ताना बाना डिस्टर्ब हो जाता है, तो तब वो घुटन होती है जिसमें से वो निकल नहीं पाती। तो मेरी किताब ये घुटन जो है, इसका टाइटल यही देने का ये पर्पस था कि ये महिलाओं की घुटन को दर्शा रही है, जिसमें छटपटाते हुए महिलाएं जो हैं, अपनी बहुत सी महिलाएं अपना जीवन यापन कर रही हैं। और ये एक ऐसी परिस्थिति होती है कि जैसे घुटन जो है वो इंसान को मार देती, उसी तरह से ये एक महिला जो कि ये सारा कुछ सहन कर रही है, चाहे बेटी के रूप में, प्रेमिका के रूप में, पत्नी के रूप में, तो ये उसको भी कहीं ना कहीं भावनात्मक, सामाजिक। मैम सच बताए ना तो ये एक ऐसी बात है ना कि वो अगर सपोज वहां से बाहर निकल भी गई लेकिन वो उनके अंदर जो रहता है ना वो कभी नहीं निकलता है। वो लाइफ टाइम चलेगा। सपोज आज किसी औरत के साथ गलत हुआ। किसी, हम अखबारों में पढ़ते हैं, कई केस स्टडीज आती हैं कि अगर किसी के ऊपर हिंसा हुई है या किसी के साथ यौन शोषण हुआ है, तो वो आने वाली 20 सालों तक उस इंसिडेंट को भूल नहीं पाती है। तो ये घुटन जो है वो ताउम्र, कई औरतें इसी घुटन, एक स्माइलिंग फेस होता है, लेकिन उनके अंदर जो घुटन होती है वो शायद कोई नहीं देख पाता। तो ये घुटन जो है, इस किताब को लिखने का पर्पस यही था कि समाज को चेतना हो कि औरत को दर्द होता है, उसे भी प्यार सम्मान की जरूरत है। तो ये टाइटल इसीलिए दिया गया। इसमें अलग अलग 30 कहानियां हैं इस किताब में। ये घुटन जो किताब है, अलग अलग 30 कहानियां हैं जो कि काल्पनिक परिवेश हैं, काल्पनिक पात्र हैं, लेकिन व्यथा जो है वो वास्तविक है। जो हर नारी जो है, हर नारी तो नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक औरत है वो इस पीड़ा को झेल रही है। डेफिनेटली कुछ कई बार और? हम देखे ना मैम तो सिर्फ औरत नहीं, छोटी बच्चियां भी इसका शिकार होती है क्योंकि वो ऐसी मानसिकता का शिकार होती है कि जहां औरतों को हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, पता है बेटी बचाओ बिल्कुल। बेटी बचाओ, ये कितने सारे नारे हैं बेटी के लिए। लेकिन जब सच में एक औरत कुछ करने जाती है ना तो वही नारे वाले लोग ही उसमें बाधाएं डालेंगे और ऐसा बोलते हैं कि आप औरत हो कि कैसा ये कर सकते हैं। मतलब हम मर्दों वाले काम करेंगे ना तो हर किसी को या तो ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ किया होगा इसीलिए ये खुद से कर रहे हैं। तो वही बहुत धारणा बिल्कुल। में खराब है और मुझे लगता है कि ये कितने भी साल और हम कितने भी ग्रोथ कर ले देश में ये तो सेम रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो औरत है ना, उसको अधिकांश मामलों में पुरुष से कम आंका जाता है, उसे हम्म। दबाने की कोशिश की जाती है। और जो, जब वो खड़ी होके, जब तक तो वो नाइंसाफी सहती रहे तब तक बहुत अच्छा, लेकिन जब वो अपने हक के लिए आवाज उठाती है तो उसे दबाने की कोशिश की जाती है।
अगर उसने अपने जो भेदभाव कर रहे हैं उनको आईना दिखाना शुरू किया तो लोगों ने उसको तेज तर्रार घोषित कर दिया कि ये तो तेज तर्रार है। अगर वो अपने पांवों को खड़े होने के लिए घर की चार दीवारी छोड़ के काम की तलाश में बाहर गई, उसके चरित्र पर उंगली उठा दी गई। नहीं तो घर की ही मान मर्यादा के नाम की बेड़ियां उसके पांव में पहना दी जाती हैं। तो औरत होना जो है, एक महिला के रूप में एक जीवन यापन करना आसान नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी में दोहरी भूमिका में है। एक औरत जो सर्विस भी कर रही है, घर की चार दीवारी से बाहर है, तो उसके ऊपर दोहरी जिम्मेदारियां हैं। अगर वो एक ऑफिस में जा रही है तो वो घर की सारी जिम्मेदारी को पूरी करने के बाद जा रही है वहां पे। तो डेफिनेटली। ये तो ये अलग अलग कहानियां हैं जो कि चाइल्ड लेबर को भी बताती हैं कि किस तरह से छोटी बच्चियां जो हैं वो अपनी पढ़ाई छोड़ के, अपना बचपना उनसे छुड़वा के उनसे काम करवाया जाता है। घर का काम चाहे करवाया जाता है पर उनकी पढ़ाई छुड़वा दी जाती है। कई कहानियां जो हैं वो दर्शा रही है कि कैसे वृद्धावस्था में जो औरतें हैं वो बहुओं के द्वारा भी प्रताड़ित होती हैं। बहुएं बेटे वृद्धाश्रम में उनको छोड़ आते हैं, और कई जगह पे जो बहुएं हैं वो ससुराल वालों के द्वारा प्रताड़ित हो रही हैं। कई बार जो है वो लिंग भेद के कारण औरतें जो हैं वो बहुत भेदभाव को सहन कर रही हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई ना कोई नारी किसी एक समस्या से जूझ रही है। ये सारी प्रॉब्लम्स इंटरकनेक्टेड है। अगर घर में पारिवारिक हिंसा है तो उसका कारण सिर्फ यही नहीं है कि वो औरत उनको पसंद नहीं है। उसका कारण ये भी हो सकता है कि उसने केवल लड़कियों को जन्म दिया है। जो फीमेल चाइल्ड है, घर में लड़का चाहिए उनको, इसलिए उनको वो बहू अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। या फिर कोई भी वो अगर अपनी दोहरी भूमिका में है, जॉब में है, तो उसके एक्सपेक्टेशंस उससे ज्यादा है। तो कोई भी जो समस्या है वो सिर्फ एक समस्या नहीं है, बल्कि ये इतनी समस्याएं हैं जो कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई हैं। और एक समस्या के साथ पारिवारिक हिंसा भी है, उसके साथ लिंग भेद का भी जो एक ज्वलंत मुद्दा है वो भी उसके साथ चल रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक मुद्दा है। तो एक जो नारी है वो शायद बहुत सारी लड़ाइयां रोज की जिंदगी में लड़ती है, उसकी कई भावनात्मक रूप से वो टूट जाती है। अगर वो घर पे भी है तो वो सिर्फ प्यार के दो बोल चाहती है, लेकिन कोई उसके साथ वो प्यार के बोल बोलना नहीं चाहता। कई समाज में हम ऐसी औरतें देखते हैं जो घर में बंद है। डेफिनेटली मैम। और उसको तारीफ मिल जाए वो उसी में खुश हो जाती है, पर लगता है कि तारीफ भी करेंगे तो ये खुश हो जाएगी। एक मैंने कहानी लिखी, पाँव की जूती, तो उसमें वो बड़ा अच्छा खाना बनाती है। तो जो पति होता है उसके मित्र सारे बड़ी तारीफ करते हैं कि बड़ा अच्छा खाना बनाया है, धन्यवाद कहना। तो वो कहते हैं औरत को ज्यादा सिर पे चढ़ा के नहीं रखना चाहिए। तो वहां पे जो है बताने की कोशिश की गई है कि औरत को अगर आप सिर्फ प्यार का एक बोल बोल दोगे वो उसी में खुश हो जाएगी, लेकिन समाज उसको वो भी खुशी नहीं देना चाहता। वो कहता है कि इसका काम नहीं है। तो ये और स्पेशली जो छोटे छोटे गांव और वो जगह बहुत ज्यादा यही होता है। वहां से कोई ही ऐसा होता है जो बाहर निकल सकता है। और कई बार ऐसे होते हैं कि ये फैमिली प्रेशर और जो छोटे बच्चे होते हैं वो फिर भाग जाते हैं, उनको नहीं पता है। फिर वहां भी भागने के बाद भी उनकी जिंदगी और खराब हो जाती है। फिर बहुत प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। ये समस्याएं जो है हम अखबारों में आए दिन पढ़ते हैं। कई लड़कियां हैं जो कई गलत कदम उठा लेती हैं। हम तो जरूरत है कि माँ बाप के तौर पर भी हम बच्चों को समझें, बच्चियों को समझें, उनको एक दिशा दें। तो जब वो चीज नहीं होगी, तो जब वो गलत फैसला हो जाएगा तो उसी में रहना फिर एक समस्या है जो कि घुटन है, जिसमें से निकलना बड़ा जरूरी है। और अगर वो उसमें से नहीं निकलता तो उसका सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। एक नारी का एक गोल आकार की तरह है। यहाँ से भी घुमाओ तो वैसे ही घूमेगा, यहाँ से भी घुमाओ वैसे ही घूमेगा। बहुत बड़ी है। और मैम अगर हम बात करें कि आपको एक चांस मिले कि आपको ऐसा कोई जीन या ऐसा मिल जाए कि आपको एक चीज जो ये नारी के साथ हो रही है जो आपको चेंज करनी है, तो आप सबसे पहले क्या चेंज करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली जो बात है वो ये है कि नारी जो है उसका एक आत्मसम्मान है, ठीक है, उसकी एक रिस्पेक्ट है। उस चीज को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। जब ये दो चीजें मेंटेन हो जाती हैं तो नारी जो है वो समाज में बहुत खुश रह सकती है। तो
नारी के प्रति जो समाज का एक रवैया है, दृष्टिकोण है, वो बदलना चाहिए कि जो एक महिला है उसको भी सम्मान की जरूरत है, वो भी हमारे बराबर है। देखिए, ना मैं ये कहती हूँ पुरुष उच्च है ना नारी नीच है, दोनों बराबर हैं, दोनों का अपना अपना कार्य क्षेत्र है, ठीक है। और जब वो दोनों अपने अपने कार्य क्षेत्र में ठीक चलते हैं, तभी जो है वो एक पारिवारिक जो रिश्ते हैं वो अच्छे चल पाते हैं। जहां पे भी ये डगमगाहट हुई, तभी जो समस्या है वो शुरू हो जाती है। कोई भी घर हो, चाहे वहां पे नारी एक बहू के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, हर जगह पे नारी का जो सम्मान है वो होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी एक रिश्ते को खुश करने के लिए हम दूसरे रिश्ते को इतना प्रताड़ित कर दें कि उसको घुटन होने लग पड़े। तो सभी रिश्तों को अच्छे से निभाना बड़ा जरूरी है। सम्मान देना समाज में नारियों के प्रति एक सम्मान की दृष्टि, क्योंकि जहां पे सम्मान होगा नारी सुरक्षा अपने आप हो जाएगी। एक नारी अपने आप सुरक्षित, हर उसे पता है मेरा सम्मान होगा, कोई मुझे तंग नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। एक बच्ची जो है अगर वो सुबह कॉलेज जाती है या काम पे जाती है, तो उसको रास्ते में जो भी मान लीजिए ऑटो लेना है, बस लेना है, उसको सबसे पहले चिंता अपने आप को बचाने की होती है। वो बस में अपने आप को बचा बचा कर चलती है। क्यों? क्योंकि औरतों के प्रति जो हमारा सम्मान है समाज में, वो कहीं ना कहीं कम है। बहुत कम है। जी। क्यों? उसे डर के निकलना पड़ता है, सोच के निकलना पड़ता है। सबसे पहले बाहर निकलने से पहले एक नारी काम करना चाहती है, लेकिन उसकी सबसे पहले सोच होती है क्या मैं सुरक्षित रहूंगी। मतलब एक साथ वो बहुत सारी लड़ाइयां जो हैं वो लड़ती है। वही, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी लड़ाइयाँ सिर्फ एक ही चीज से हो सकती है, वो है शक्ति। क्योंकि हमें जितनी प्रॉब्लम्स है उससे कहीं ज्यादा हमारे अंदर शक्ति है। अगर कोई नारी में सच में उनको कितने भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन अगर उनमें हिम्मत है, जैसे कि हम देखते हैं कि पढ़ी लिखी औरतें में थोड़ी वो हिम्मत ज्यादा, वो रोती नहीं है लोगों के सामने, बट उनमें हिम्मत होती है कि वो कुछ भी कर सकते, ऐसे लोगों को वो ठीक कर सकते हैं। बट फिर भी हम कितनी भी हिम्मत कर ले, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही है। आप ये बात को मानते देखिए, हैं? लड़ाई लड़ते लड़ते इंसान टूट जाता है, कितना भी हिम्मत वाला हो, ठीक है ना। वो एक पॉजिटिव जो पीछे से उसको रीइंफोर्समेंट मिलनी होती है, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने सबसे पहले कहा मनुष्य सामाजिक प्राणी है, बिना समाज के वो नहीं चल सकता। हर एक रिश्ता सामाजिक ताने बाने में है। तो वो हर रिश्ते से उसकी एक उम्मीद है। अगर वो ये अपने पिता के साथ है, तो उसको पिता का जो एक संरक्षण है वो चाहिए। एक पत्नी है, उसको पति से सुरक्षा चाहिए। एक बेटी है, बहू है, हर एक को अगर एक महिला कार्य क्षेत्र पर है, तो उसे अपने बॉस से सुरक्षा चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, नारी जो है वो दुर्गा है, चंडी है, सब कुछ बन सकती है। उसको आप जितना दबाओगे, जैसे एक बीज को दबाया जाता है तो वो अंकुरित होता है, नारी में भी यही पावर है। आप उसको दबाने की कोशिश करोगे, वो उठ के खड़ी हो जाएगी। लेकिन कब तक? तब तक वो सिर्फ स्ट्रगल करेगी। उसे भी तो आगे बढ़ने का मौका चाहिए ना। मतलब वो स्ट्रगल में, मैं तो कहती हूँ कि ये जो साहित्य हम लिख रहे हैं, ये कोई बहुत फखर की बात नहीं है। पहले भी बहुत, हमारे से पहले भी नारी के ऊपर बहुत साहित्य लिखा गया। और पर मेरी कामना ये है कि आगे नारी के स्ट्रगल को ना दिखाया जाए साहित्य में, नारी की खुशियों को दिखाया जाए कि किस तरह से समाज बदला और नारी के प्रति जो हमारी सोच है वो बदल गई है। नारी खुश है। कब तक नारी ये स्ट्रगल करेगी? स्ट्रगल करना उस उसमें सामर्थ्य है, लेकिन कब तक? कभी तो टूटेगी। तो ये जो एक लड़ाई है, ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ये लड़ाई उसकी उन्नति की तरफ, जो उसके पग हैं वो अग्रसर होने चाहिए। डेफिनेटली। और ऑलरेडी हमारे लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, ये तो नारी की है। उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो अनगिनत है। एक इंसान, अगर नारी को भी हम साइड में रखें, लेकिन एक इंसान को जीने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने, फिर वो नारी हो, फिर नर हो या कोई बच्चा हो, हर किसी को बहुत सारे चाइल्ड लेबर, ये वो पता नहीं क्या क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबकी सोच तो ऐसे तो नहीं बदलेगी, लेकिन हम सबको धीरे धीरे सब अपनी तरफ से करते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया में कुछ तो है जो सच में कमी है।
तो आपको क्या लग रहा है कि या तो सोच में कमी है या एजुकेशन, या मतलब क्या ऐसा है कि हम कुछ भी क्योंकि देखिए नारी को समझने से कुछ नहीं होगा, हमें एक इंसान को समझना पड़ेगा कि एक इंसान, फिर कई बार ऐसा होता है कि नर जो मतलब आदमी होता है वो भी बहुत कमजोर होता है, लेकिन उनको ऐसा बताया जाता है कि आप लोगों के सामने मजबूत बन, मर्द को दर्द नहीं होता है, वो सेंटेंस को, हम्म, तो वो रोना चाहे तो भी लोगों के सामने रो नहीं सकते हैं। और बच्चे को भी, जो बिल्कुल। बच्चे होते हैं उनको भी बताते हैं कि किसी के सामने रोना मत वरना आपको कमजोर समझ लेंगे। मतलब वही कि एक है ना, हर जनरेशन और हर जितने भी मनुष्य हैं सब एक ना एक चीज से, मतलब बहुत सारी चीजों में घूम रहे हैं। तो मतलब ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि सच में धीरे धीरे इस सोच को छोटी छोटी से धीरे धीरे हम आगे बढ़ पाए? ऐसा कोई रास्ता नहीं है क्या? देखिए, हम सभी समस्या कहाँ पे शुरू होती है, जब हम हर एक चीज को पाना अपना हक समझते हैं और हमारे अधिकार भी हैं। हर एक चीज पाना मेरा हक नहीं हो सकता। उसी तरह हर रिश्ते में हमारी एक लिमिट है। एक हद से ज्यादा हम किसी दूसरे रिश्ते में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। हमें अपनी मर्यादा जो है वो पता होना चाहिए। उसी तरह समाज में हर इंसान को पता है कि मेरी मर्यादा कहाँ तक है, मेरा राइट कहाँ तक है। जब हम उस राइट की वायलेशन करते हैं तभी हम किसी के जो लाइफ में इंटरफेयर करते हैं और उसकी लाइफ को हेल बना देते हैं। ये चीज समझने की बड़ी जरूरत है। और ये शिक्षा जो है वो कोई एक लेवल पे नहीं हो सकती। घर पे भी शिक्षा चाहिए, विद्यालयों में भी ये शिक्षा चाहिए, कार्य क्षेत्र में भी। और आजकल चेंज आ रहा है, हम ये नहीं कहेंगे कि चेंज नहीं आ रहा है। आप देखिए, घरों में पहले बच्चों में सिर्फ लड़की को खाना बनाना सिखाया जाता था, आजकल लड़कों को भी सिखाया जाता है कि कल को तुम्हें भी हो सकता है हॉस्टल जाना हो, कहीं बाहर जॉब के लिए जाना हो। तो चेंज आ रहा है, ऐसी बात नहीं चेंज नहीं आ रहा है। बहुत से पुरुष हैं जो अपनी पत्नियों के साथ पूरा सहयोग करते हैं, अपनी बहनों के साथ पूरा सहयोग करते हैं। बदलाव आ रहा है, लेकिन ये देखिए एक दिन में चेंज नहीं होगा। ये माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। सारे समाज को एकदम से हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे कदम हैं। एक प्रयास मैंने अपने तरीके से किया, मैंने किताब लिखी। कोई दूसरा तरीका अपना सकता है, कोई प्ले हो सकता है, कोई कुछ हो सकता है। तो हर कोई अपना अपना इसमें योगदान दे रहा है। तो ये माइक्रो लेवल से आई थिंक चीजें शुरू होंगी, घर परिवार से शुरू होंगी। वहां पे हमें जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, उस चीज को हटाना पड़ेगा। जब ये चीजें धीरे धीरे हमारी सोच में आनी शुरू होंगी तभी ये खत्म होंगी। नहीं तो क्योंकि जो ये सोच बन चुकी है उसको मिटाना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए चंद किताबें लिखने से कुछ नहीं होगा। सेंसिटिविटी जो है ना, वो सिंपथी पहले एक वर्ड था, अब है एम्पथी। आपको दूसरे के पाँव में जूती डाल के देखना पड़ेगा कि कितना दर्द होता है। वो चीज अगर मेरे साथ हो तो क्या मुझे सहन होगी? तो वो चीज जो है, वो बदलाव सोच में आना बड़ा जरूरी है। उसके लिए प्रयास हो रहे हैं, लोग कर रहे हैं। तो छोटे छोटे कदम है जो लिए जा रहे हैं। देखिए कितना बदलाव आता है, क्योंकि जब भी कोई लेखक लिखता है, क्योंकि जो भी हम अपने आसपास देखते हैं, एक लेखक होने के नाते जो है वो आपको संवेदनशीलता आपकी जाग पड़ती है। आप लिखने पे मजबूर हो जाते हो। कई बार दिल नहीं करता लिखने का, लेकिन फिर लगता है कि नहीं, कलम उठाएं। बड़े सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, कई बार हम चाहकर भी नहीं लिख सकते, लेकिन कभी कोई ऐसी घटना हो जाती है, कोई ऐसा हम दृश्य देख आते हैं, चाहे चलते चलते ही रास्ते में देख लें, जो कि हमें अंदर तक हिला के रख देता है कि ये कैसे हो गया। तो ये सोच में बदलाव जब तक नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। नजरिया बदलना पड़ेगा। है कि पहले है ना लोग इस बारे में तो भले तब वो जो औरत को लेके सोच थी वो बहुत छोटी थी, वो मैं मानती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो टाइम है ना वो तो पहले से भी ज्यादा खराब है। क्योंकि अभी तो जो केस अपने आप बढ़ रहे, इतने सारे लॉज होने के बाद, इतने सारे एजुकेशन, अभी तो हमारा एजुकेशन बहुत बढ़ गया, ऊपर से जब से सोशल मीडिया आई है तब तो किसी को स्कूल जाने की जरूरत नहीं ही नहीं है ना, लोगों के फोन में ऐसे ही सब आ जाता है, जो नहीं आना चाहिए वो भी आ जाता है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी लोग क्या सोचते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक हमारे साथ ना बीती हो तब हमें उसका एहसास नहीं होता है। सपोज किसी के साथ बुरा हुआ हो और कोई हमें बोलता है कि आप स्टेटस में डालिए ताकि अवेयरनेस हो, तो कई बार वो सिर्फ एक छोटा सा स्टेटस डालने से भी हम सोचते हैं कि मैं क्यों डालूं मतलब ऐसा वो सोच रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी अभी की तो सोच है वो और बिगड़ रही है। आपका क्या मानना है कि सच में बिगड़ रही है? क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, अगर किसी के साथ बुरा हुआ तो हमें मन में दुख मनाते हैं। लेकिन वो मन में दुख मनाने से तो सही नहीं होगा ना। और जो मतलब विक्टिम होता है सिर्फ वही फैमिली वाले ही आवाज उठाते हैं। और धीरे धीरे अगर सपोज कहीं रेप हुआ है तो वहां थोड़ी दिन वो रहेगा, बट उसके बाद धीरे धीरे लोग पीछे 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 जाते रहेंगे और सिर्फ दर्द तो वो विक्टिम के साथ ही उनकी फैमिली भी धीरे धीरे भूल जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो पहले से देखिए ज्यादा और खराब चीज हो गई है। आपको क्या लगता है? देखिए, समस्या वही है, सोच की समस्या है। हम्म। एक अगर लड़की घर से बाहर निकली है और उसके साथ कहीं पे छेड़छाड़ हो जाती है या कुछ गलत हो जाता है, तो सबसे पहले लड़की को कहा जाता है कि तुम बाहर क्यों गई, या उसको देख के 10 लड़कियों को बाहर जाने से रोक दिया जाता है। हाँ। वहां पे सोच गलत है, क्योंकि हमें लगता है कि आप बाहर गए इसलिए ऐसा हुआ, जबकि समाज को जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर रोकथाम लगाने की जरूरत है। तो देखिए, बुराई है तो अच्छाई भी है। हम ये नहीं कह सकते कि सब कुछ बुराई है। बहुत नारियां हैं जिनका बहुत सम्मान भी होता है, ठीक है, लेकिन कुछ केस ऐसे भी हैं कि जो चाहे एक दो हों लेकिन हमें हिलाकर रखते हैं। तो हर नारी जो है वो सम्मानित होनी चाहिए। एक भी नारी जो है वो किसी भी रूप में प्रताड़ित नहीं होनी चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि जो सेंसिटिविटी है वो बहुत जरूरी है। और अच्छी चीजें भी होती हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं, सारी महिलाओं के साथ शोषण ही हो रहा है। बहुत सी महिलाएं हैं जो बहुत उच्च शिखरों पर पहुंच चुकी हैं, तो वो भी हमारे सामने एक मिसाल है, आइडियल है वो। लेकिन उस चीज को भी अगर हम बुरे को सामने ला रहे हैं तो अच्छाई को भी सामने लाने की साथ में बड़ी जरूरत है। तो जब ये बैलेंस होगा, शायद अच्छी चीजें जब ज्यादा सामने आएंगी तो शायद समाज की आंखें खुलेंगी कि जो एक महिला है वो भी अच्छा कर सकती है, उसके बारे में भी अच्छा सोचा जा सकता है। तो जो एक अवेयरनेस, चेतना लाने की जरूरत है वो आई थिंक सबसे जरूरी है। वही मैम, आपने वो बात सही बोली। मैंने भी अपने एक इंटरव्यू में यही बोला था कि जितना हम बुराई को स्प्रेड करते हैं, सपोज कोई गलत न्यूज हो वो बहुत जल्दी वायरल होती है, लेकिन कोई हाँ अच्छी हाँ। न्यूज होती है, अच्छाई फैलाने का बात आती है, तो लोग वो धीरे धीरे न्यूज को माइनस करते हैं, या तो वो न्यूज में आता ही नहीं। सपोज कुछ अच्छा हो रहा है किसी वुमन के साथ तो वो ज्यादा नहीं आएगा, थोड़ा सा खराब आ गया तो वही नेगेटिविटी हम स्प्रेड बिल्कुल करते हैं। इसीलिए मेरा स्लोगन है कि स्प्रेड गुडनेस स्प्रेड हैप्पीनेस। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप किसी की हेल्प करो तो हर हेल्प दूसरों को दिखाओ ताकि उनको मोटिवेशन वो मिले। मतलब ये मानना है कि अच्छी चीजों को आगे लेके जाओ, और जो बुरी चीजें बिल्कुल। धीरे धीरे दबनी नहीं चाहिए, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, बट खत्म वो होनी धीरे चाहिए। धीरे कम दिखनी चाहिए, ताकि दूसरों को मोटिवेशन ना मिले कि भाई उन्होंने गलत किया फिर भी वो छूट गए। क्योंकि गवर्नमेंट के हाँ, बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकते। देखिए हर जगह पे प्रयास हो रहे हैं। हम डिनाई नहीं कर सकते, कोई भी एफर्ट को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। भाई लेकिन यही है कि चेंज इज अ स्लो प्रोसेस। किसी भी अगर हम एरिया में देखें तो अगर चेंज हम इज दूसरों का डेफिनेटली अ स्लो हम प्रोसेस। अगर खुद का भी देखें, हमें कोई हैबिट छोड़नी है तो हमें खुद भी बहुत टाइम लगता है। तो टाइम डेफिनेटली लगता है। दुनिया है तो बहुत टाइम लगेगा। और मैम तो आपने हमारा जो भारत देश है ना वो बड़ा समृद्ध सांस्कृतिक देश है। हमेशा हाँ। से ही जो महिलाएं हैं वो बड़ी पूजनीय रही हैं। बट कहीं ना कहीं ये जो सोच, संकीर्ण सोच जिसे मैं कहूंगी, वो समाज में जो आ चुकी है, इसको निकालना बड़ा जरूरी है। क्योंकि जब समाज ये समझ लेगा कि हर एक व्यक्ति का एक अपना दायरा है, मैं आपके
पर्सनल एरिया में इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। सोशल एरिया जो है उसमें जितना हमें सोशली रिक्वायर्ड है हम उतना करेंगे। प्रॉब्लम वहां पे आती है जब आप फोर्सफुली किसी चीज को करने की कोशिश करते हो, वहां पे चीजें गड़बड़ आती हैं। हैप्पीली तो सारी लोग आपस में बात करते हैं, फ्रेंडली माहौल हर जगह रहता है, लेकिन जहां पे फोर्स अप्लाई होती है किसी भी चीज में, आप एक बच्चे को पढ़ाई छुड़वा के आप उससे काम करवा रहे हो फोर्सफुली, वो बच्चा पढ़ना चाहता है, खेलना चाहता है, उसका बचपन है, सिर्फ इसलिए कि इसको घर के काम आने चाहिए, ये लड़की है, आप कैसे फोर्सफुली किसी के साथ ऐसा कर सकते हो। तो हमें हर एक का सम्मान करना जो है वो बड़ा जरूरी है, और हर एक की जो एक प्राइवेसी है उसका सम्मान करना सबसे जरूरी है। डेफिनेटली। हर एक रिश्ते में जब हम अपनी मर्यादा को भूल जाते हैं, समस्याएं तभी शुरू होती हैं। कोई भी आप रिश्ता देख लीजिए, तो महिलाएं जो है वो ज्यादा इफेक्ट इसलिए होती हैं क्योंकि मेजोरिटी जो है आज भी हमारे देश में गृहिणियां हैं। अगर वर्किंग वुमेन्स भी हैं तो वो घर को नहीं छोड़ पाती हैं, घर का काम उन्हें पूरा देखना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर डबल प्रेशर है। अगर सुबह ऑफिस जाना है तो जो भागम दौड़ एक औरत को होती है वो पुरुष को नहीं होती है। उसको बस पता है मुझे तैयार होना है, ऑफिस जाना है, डिब्बा मिल जाएगा, काम खत्म। लेकिन औरत के ऊपर डबल प्रेशर है, उसको हर एक चीज मैनेज करनी है। तो चेंज आ रहा है। जो एजुकेटेड आजकल पुरुष समाज है वो बड़ा कॉपरेट भी कर रहा है, समझ रहा है चीजों को। लेकिन जहां पे ये चीजें आ जाती हैं, देखिए अगर इस किताब को पढ़ के किसी एक सोच में भी परिवर्तन आ जाए, तो जो लेखिका है, लेखक है, वो कहता है कि मेरा काम जो है वो सफल हुआ। किसी एक को भी अगर लगे कि नहीं, यहाँ पे सेंसिटिविटी जो है वो चाहिए, तो आई थिंक उसका जो पर्पस है लिखने का वो सफल हो जाता है। डेफिनेटली, अभी नहीं तो किताब का आज नहीं तो कल सफल होता ही है। क्योंकि कई किताब पहले वो नहीं कर पाते, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाती है। और मैम, आपने पहली बार कब लिखना शुरू किया था? मैम मेरे को एक्चुअली मैं हिंदी लिटरेचर की शुरू से ही स्टूडेंट रही हूँ, +1 से, मतलब आफ्टर 10th जब ऑप्शंस होते हैं तो मैंने इलेक्टिव हिंदी को चूज किया, तो लिटरेचर में पढ़ती थी। और अगर मैं लिखने की बात कहूँ तो शायद स्कूल टाइम से ही लिखती थी। और प्रोफेशनली लिखना शुरू, मैं टीचिंग प्रोफेशन से हूँ, तो बहुत कुछ लिखना भी पड़ता है। धीरे धीरे लगा कि कुछ अलग लिखा जाए, तो मैंने सबसे पहले अपना एक काव्य संग्रह परदेशों के सफर में लिखा था, जो कि माइग्रेंट्स के ऊपर था, कि किस तरह से कोई परदेसी जब बाहर जाता है तो वो खुद भी बड़ी सोच में होता है, पीछे जो घर वाले होते हैं वो भी दुखी होता है। तो उसमें परदेशियों की, फॉरेनर्स जो इंडियन गए हैं माइग्रेट होके, उनकी प्रॉब्लम्स के ऊपर था। और ये बुक मैंने जो है जो बाहर हमारे प्रवासी भारतीय रहते हैं, लंदन में मैंने इसका लोकार्पण किया था नेहरू सेंटर से, और लोगों ने बहुत इसको अप्रिशिएट किया, फीलिंग्स को को रिलेट किया अपने साथ के। हाँ, जब हम बाहर आते हैं तो हमें परिवार इस तरह से मिस होता है, कई चीजें हम मिस कर देते हैं। तो वो मेरी पहली किताब थी जो मैंने 2019 में लिखी। उसके बाद मैं कई इंटरनेशनल जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे काव्य गोष्ठियां होती हैं, उनमें भी भाग लेती हूँ, मैगजीन्स के लिए लिखती हूँ। अमेरिका से कई मैगजीन्स हैं जो वहां पे मेरे आर्टिकल्स जो हैं वो पब्लिश होते हैं। और लंदन में भी लोगों ने काफी मेरी बुक को अप्रिशिएट किया। और अभी ये मेरी जो गद्य रचना में जो कहानी संग्रह है, ये मेरी दूसरी पुस्तक है। बाकी लिखना साथ साथ चलता है, कुछ ना कुछ आर्टिकल्स जो है मैगजीन्स के लिए कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो शायद वो हिंदी साहित्य जो पढ़ा हुआ है, इतने साहित्यकार पढ़े हुए हैं, तो एक जो संवेदनशीलता शायद से है वो कहीं ना कहीं जोर पकड़ लेती है, और ना चाहते हुए भी ये जो कलम है वो उठे आती है। तो ये जो किताब थी, मैं SGSH पब्लिकेशन को बहुत थैंक्स करना चाहूंगी कि इन्होंने एक होप दी कि मैं इतने बड़े जो प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्ल्ड बुक फेयर दिल्ली 2025 में मैं अपनी बुक को डिस्प्ले करवा पाई। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू, कोई पर्पस नहीं था। और मेरी बुक कॉपीराइट के लिए गई हुई थी, और मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इस टाइम तक अपनी बुक जो है वो पब्लिश कर पाऊंगी, डिस्प्ले कर पाऊंगी। बट जैसे ही मुझे कॉपीराइट से ग्रीन सिग्नल मिला,
उसी समय आपसे बात हुई तो मुझे लगा कि बुक जा सकती है। फिर आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू शायरन पब्लिकेशन, जहां से मेरी बुक पब्लिश हुई। मैंने उनके साथ बात की और उन्होंने भी बहुत कॉपरेट किया और बहुत शॉर्ट पीरियड में मेरी बुक जो है वो पब्लिश हो गई और आपने उसको डिस्प्ले करवाया। मतलब मेरी इच्छा थी कि मैं वर्ल्ड बुक फेयर देखूं और अभी तक वो इच्छा तो पूरी नहीं हुई, बट आई एम हैप्पी कि मेरी किताब जो है वो वर्ल्ड बुक फेयर में पहुंच गई है। मैं तो अभी नहीं पहुंची हूँ। चलिए, मेरी किताब जो है वो इतने लोगों तक पहुंची, उस भारत मंडपम में लोगों ने देखी, जहां पे शायद हर एक लेखक का जो ड्रीम होता है वहां पे उसकी किताब हो। अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मैं खुद वहां पे उस समय नहीं आ पाई, और पर मेरी किताब वहां पे थी। तो आई एम रियली थैंकफुल टू योर टीम कि आप लोगों ने बहुत एफर्ट्स किए। वीडियोस मुझे आती रहती थी कि मैम आपकी किताब यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, और बड़ी खुशी मिलती थी कि मेरी किताब इतने बड़े मंच पे है, लोग देख रहे हैं, इतनी ऑडियंस आपकी किताब को देख के जाती है, टाइटल पढ़ती है, चाहे वो पन्ने 4 पन्ने पढ़ के वहां से लोग गुजर जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सोच को हिलाती है। तो थैंक्स इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए। आपकी टीम ने बहुत कोऑपरेट किया, एक मेरे को मोटिवेशन दिया कि मैं इस किताब को जल्दी पब्लिश करके तो डिस्प्ले करवा सकूं। अभी फॉर्मली मैं इसकी लॉन्च के लिए थोड़ी कोशिश कर रही हूँ कि फॉर्मली मैं इसको लोगों के सामने लेके आऊं और तरीके से ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से, तो उसमें भी मैं लगी हुई हूँ। तो बट आपने जो मंच दिया उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू यू। सो थैंक यू मैम, बिकॉज आपसे जो कई बार हम फोन पे बात करते हैं तो इतना समझ नहीं पाते, लेकिन जब सामने बातें करते तब हमें पता चलता है कि एक इंसान कितना, उसमें कितनी गहराई हो सकती है और वो समाज के बारे में क्या सोचता है। तो आपने ये किताब लिख के सिर्फ किसी एक या दो के लिए ही नहीं, लेकिन बहुत सारी महिला को इंस्पिरेशन दी है। और धीरे धीरे उसकी मेरे पास बुक आएगी तब मैं डेफिनेटली पढ़ के आपको रिव्यू दूंगी। बट जो पढ़ने से पहले जो एक मोटिवेशन होता है ना पढ़ने के लिए, तो वो मुझे आज थ्रू दिस इंटरव्यू मिल गया है। और आई एम श्योर कि जब ये लोग इंटरव्यू देखेंगे, जब ये फीचर होगा, तो लोग भी उसको ये सुनने के बाद डेफिनेटली पढ़ना चाहेंगे कि ये किताब में क्या है। और जिस गहराई से आपने लिखी गई है वो बहुत ही बड़ी बात है। और मैम, आपका राइटिंग को लेके आगे क्या प्लान है कि आपको आगे क्या करना है इसमें? राइटिंग मैम एक शौक है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। तो जैसे जैसे विचार मिलते जाएंगे तो इच्छा यही है कि लिखते जाएं। और कुछ अब मुझे लगता है कि कुछ मैं एजुकेशनल बुक्स भी लिखूं, जैसे मैं टीचिंग प्रोफेशन से हूँ, तो उसके साथ फिक्शन नॉवेल्स ये साथ साथ चलता रहता है। और ये चीजें जो कुछ साथ साथ चलती हैं ये शायद हमें मोटिवेशन देती हैं। जब हम कुछ डायरेक्ट ऑडियंस से बात करते हैं, पाठक अपनी प्रतिक्रिया देते हैं कि हाँ जी आपने जो लिखा रियली बड़ा अच्छा है। अभी मैं कुछ अपने जानकार लोगों को पढ़ा रही थी, तो एक ने मुझे कहा कि मैंने कहानियां जब पढ़ी तो मैं बहुत इमोशनल, मेरे को लगा, रोना निकला। तो वहां पे लगता है कि आपने अगर किसी के हृदय को टच किया है तो वो बहुत बड़ी बात है, अगर कोई सोचने पे मजबूर होता है। तो बस यही है, मोटिवेशन मिलती रहेगी तो आगे जो है वो लिखना। और सच में बताऊं कि लिखना भी शायद अपने हाथ में नहीं है। ये किताब मैंने बड़ी देर से लिखनी शुरू की थी, लेकिन कई बार आपके विचार रुक जाते हैं, आप चाह के भी कुछ नहीं लिख सकते। और कई बार ऐसा होता है कि ये किताब जब मैं लिखती थी तो रात रात भर में जागती रहती थी, लगता था कोई विचार बड़ा अच्छा आ गया, कोई लाइन बहुत कैचिंग सी आ गई है, आप उसको लिखते हो। तो बड़ा स्ट्रगल बहुत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है। कई बार आपको उस चीज की स्ट्रेस भी बड़ी होती है कि ये चीज अच्छे तरीके से बाहर नहीं आ रही है, ये कुछ और डायलॉग्स कुछ प्रभावशाली होने चाहिए। तो जब तक वो चीज पूरी नहीं हो जाती तो तब तक आप थोड़ा सा आपको लगता है कि अभी कुछ परफेक्शन हुई नहीं। परफेक्शन तो शायद कभी भी किसी चीज में नहीं आ सकती है। लर्निंग तो इज अ कंटिन्यू प्रोसेस, तो वो चलता ही रहेगा। लेकिन कोशिश की जाती है कि कुछ ना कुछ अच्छा लिखते रहें कि जो समाज के ऊपर एक अच्छा प्रभाव छोड़े, जो यूथ को, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आजकल बहुत हैं, लिखने की रुचि भी शायद कम हो रही है और पढ़ने की भी कम हो रही है, लेकिन फिर भी बहुत वर्ग ऐसा है जो पढ़ता है। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का मैं ये पॉजिटिव फैक्टर लेती हूँ कि
आप मास मीडिया के थ्रू अपनी बुक को बहुत दूर तक पहुंचा सकते हो। हमने आज ये डिस्कशन की है, शायद लोगों ने अगर नहीं पढ़ी है तो उनके दिमाग में आ गया कि एक किताब आई है ये घुटन जो इस टॉपिक के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं जो एक वाइड रेंज मास मीडिया के थ्रू हमें मिली है, ये भी इसको दूर दूर तक ले जाने में मदद करेगी, और डेफिनेटली लोग कहीं ना कहीं हाथ आगे बढ़ाएंगे पढ़ने के लिए। तो मास मीडिया का बहुत रोल है। पढ़ेंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह। और मैम आप मुझे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, फिर हम इसको एंड करेंगे। I तो just want to appreciate all the efforts by your team, मैम। आपने बड़ा अच्छा, मतलब पब्लिकेशन मेरी कोई और थी लेकिन आपने डिस्प्ले किया और बहुत ऑनेस्टली आपने डिस्प्ले किया कि दूसरी पब्लिकेशन की है, तो इट्स गिविंग अ वेरी यू नो गुड मैसेज, एक कॉपरेशन है कि आप compete नहीं कर रहे हो, आप किसी की जो स्किल है, टैलेंट है, आप उसको हाईलाइट कर रहे हो। तो इट्स अ रियली वेरी बिग यू नो थिंग इन आज के इस युग में। ये चीजें जो हैं वो देखने बड़ी कम मिलती हैं, तो बहुत अच्छा एफर्ट है, और आप जैसे अच्छी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। आई विश कि आप आगे भी ऐसा ही करते रहें, और शायद आपकी ये मोटिवेशन और बड़े लोगों को आपके साथ जुड़ने में मदद करेगी। तो थैंक्स अ लॉट मैम। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर टाइम एंड एफर्ट्स फॉर दिस इंटरव्यू। बहुत कुछ सीखने को मिला है। जब मैं कोई भी इंटरव्यू लेती हूँ, मैं उसको 2 बार जब देखती हूँ ना, तब मुझे उसका डेप्थ पता चलता है। तो आई एम श्योर कि ये जो भी देखेगा एटलीस्ट, क्योंकि एक बार देखने से आपको समझ आती है, दूसरी बार जब आप देखते हैं ना तो उसको फील आती है कि ये सच में बहुत वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं। और आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं आपके जितना अच्छा तो नहीं लिखती हूँ, बट बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली है कि हम कैसे स्टोरीज को इमोशन थ्रू वो कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। स्प्रेड गुडनेस। थैंक यू।